हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो जिस चीज़ की आप डिमांड कर रहे थे वो लेके आ चुका हूँ। जो साइंस का मॉडल पेपर अभी अभी आ रखा है ना, उसका फुल सोल्यूशन लेके आया हूँ। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है ना, उसका लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। बाकी सब कुछ आपको हमारे वेबसाइट mathematicanalysis.in में मिल जाएगा। और एक बार डिस्क्रिप्शन में बाकी वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो बिना किसी देरी के बच्चों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, क्वेश्चन विद आंसर्स, हर एक क्वेश्चन का अथवा में भी है ना, तो वो भी हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न मैंने टाइप भी कर लिए। कह रहे हैं इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प अपने उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि खुद बोर्ड से ने दिया है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पहला सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र लिखिए, आपको लिखना है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, अगला प्रश्न है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH क्या होगा? तो वो होगा 9। क्यों 9 होगा? क्योंकि लाल को नीला बना रहा है, यानी कि वो क्षार है, और क्षार है तो उसका pH 7 से ज्यादा होगा, यानी कि 9। अगर नीले से लाल बनाता यानी कि वो अम्ल होता, और अम्ल का जो pH होता है बच्चों वो कितना होता है? 7 से कम होता है, और 7 पे उदासीन होती है। नेक्स्ट, मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या है बच्चों? वो है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनता है हमारा, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, ये है देखो बच्चों दृष्टिपटल। मानव नेत्र का चित्र भी बनाने के लिए एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। कह रहे हैं विद्युत परिपथ में सेल को निरूपित करने के लिए कौन सा प्रतीक लाया जाता है? तो जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं वो चिन्ह कौन सी है? ये वाली, ये सेल का चिन्ह होता है, प्लस माइनस से दिखाया जाता है। ठीक, और ये वाला है प्रतिरोध का। आगे बढ़ते हैं, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम। बच्चा जानता होगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। जो R बराबर होता है वो 2F होता है, या फिर F बराबर होता है R/2। इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, न्यूमेरिकल या फिर संबंध आ जाता है एग्जाम में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में। अगला प्रश्न आपके आंखों के सामने Fe2O3 और यहाँ है एल्यूमिनियम, यहाँ आपका हो गया Al2O3 और 2Fe, है कि नहीं? तो देखो आप क्या हो रहा है, यहाँ पर विस्थापन हो रहा है। एल्यूमिनियम के साथ क्या लग गया है बच्चों? यहाँ पर O3, तो Fe3 बेचारा अलग हो गया, तो विस्थापित कर दिया गया है इसको। विस्थापन अभिक्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया। इसको हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो दोनों सेम बात है, विस्थापन प्रतिस्थापन एक ही मतलब है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस का जो मुख्य अवयव है वो है बच्चों मीथेन। क्या है? CH4 इसका सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? CH4। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है बेटा, सब कुछ लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैथ वगैरह भी पूरा पढ़ा दिया है। क्वेश्चन विद आंसर्स, आंसर आप अच्छे से कनेक्ट करें, इसलिए मैंने चित्रों का भी उपयोग किया है। कह रहे पीतल एक धातु, पीतल के मुख्य अवयवों के नाम बताइए। पीतल के जो मुख्य धातु का नाम बताना, पीतल एक धातु है, ये एक मिश्र धातु होता है जिसमें तांबे और जस्ता पाया जाता है। तांबे और जस्ते का ये मिश्रण होता है। ठीक है, ये इतना ही लिखना है, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है इसमें। आगे बढ़ते हैं, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए। जो हमारी लार होती है ना मुंह के अंदर, उसका उस एंजाइम का नाम क्या होता है वो आपको बताना है। तो उसका नाम होता है एमिलेस। इसका कार्य भी मैंने लिख दिया है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है और भोजन का पाचन में मुंह से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, बेंजीन और पेंटेन का संरचनात्मक सूत्र लिखना है। बेंजीन का जो फिगर होता है ना वो इस तरीके से होता है, ये आपका बेंजीन का फिगर है। ठीक है, इस तरीके से ये बेंजीन है जिसका सूत्र होता है C6H6। और पेंटेन का जो सूत्र होता है C5H12 होता है। इसमें कार्बन 5 होते हैं, 4 और ये 5, और हर के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, H H H, यहाँ पर
यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। ये इसका संरचनात्मक सूत्र है, बहुत ही आसान था, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है, बल्ब से 0.50 विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है। सो प्रश्न में देखो आपको विभवांतर दे रखा है, V लगा है ना, वोल्टेज V दे रखा है, फिर A लगा है यानी कि एम्पियर धारा का मात्रक होता है, आपको ये I दे रखा है। ये बच्चों आपको क्या दे रखा है, I दे रखा है धारा। आपसे क्या बोला है, शक्ति ज्ञात कीजिए, P ज्ञात करनी है। और P बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, P बराबर होता है VI। ठीक है, VI होता है। ये मैंने V रखा, ये मैंने I रखा, दोनों के गुणा की 110 आ गया। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। ये हमें हमारा आंसर मिल गया। एकदम आसान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ऑफिशियल सैंपल पेपर है और इसके क्वेश्चन क्या पता है यहाँ से बहुत ज्यादा एग्जाम में आ जाए। ठीक है। अगला बोले एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प का एक एक उदाहरण दीजिए। एक उभयलिंगी पुष्प क्या होता है, एक लिंगी पुष्प क्या होता है। उभयलिंगी पुष्प जिन पुष्पों में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं, ठीक है, उन्हें हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे ट्यूलिप, सरसों, लिली। एक लिंगी क्या होते हैं, वे पुष्प जिनमें केवल नर या फिर मादा प्रजनन अंग शामिल होते हैं। ठीक है, उन्हें हम नर या मादा, यहाँ उभयलिंग लिखा हुआ, उभयलिंग नहीं होगा, एक लिंग ही होगा, नर होगा या फिर मादा होगा। जैसे उदाहरण के लिए पपीता, सफेद सहतूत, मक्का, तरबूज। ठीक है। कह रहे सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम बताइए। तो सामान्य अवस्था में ये जो पारा होता है ना, मरकरी कहते हैं, आम भाषा में पारा कहा जाता है। ये कमरे के ताप पर गलित अवस्था में मिलता है, द्रव अवस्था में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इस लेंस की क्षमता क्या होगी। सो देखो बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या बोला है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, हमें दिया है, करके लिख देता हूं मैं, दिया है, क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है 25 सेंटीमीटर। हमें लेंस की क्षमता निकालनी है, P निकालना है। चूंकि आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, 100/F। ये सूत्र कब लिया जाता है, जब सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, तो मान रखते हैं 100, F का मान है 25, 25 चौके 100, तो P का मान आ गया 4 डायोप्टर। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 4 डायोप्टर। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के दो वैकल्पिक स्रोतों के नाम बताइए। नाम बताएं, दो वैकल्पिक स्रोत। ऊर्जा के उन सभी स्रोतों को वैकल्पिक ऊर्जा कहते हैं जो जीवाश्म ऊर्जा के विकल्प हों। ठीक है, जैसे पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये वैकल्पिक स्रोतों के नाम है। जीवाश्म ऊर्जा क्या होती है, जीवाश्म ऊर्जा जो डीजल, पेट्रोल है ना, ये सब। कह रहे हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा और एक उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी क्या अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए N2+3S2 अमोनिया बनाएगा और ऊष्मा निकालेगा। ये एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसे एग्जाम्पल पूछा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अमीबा में द्विखंडन प्रक्रिया को केवल चित्रों के द्वारा समझाइए। तो ये द्विखंडन है, देखो ये देखिए, ये एक था पहले, ये जो अंदर का भाग दो हिस्सों में टूटा, फिर ये चीज इधर से अलग हो रही है और ये पूरी अलग हो गई, तो ये द्विखंडन हो गया। चित्र के द्वारा बताना था सिर्फ, तो ये अमीबा में द्विखंडन का उदाहरण है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग लिखिए। तो देखो ये धोने का सोडा है और ये बेकिंग सोडा। धोने का सोडा जो धोने के काम आता है, बेकिंग सोडा खाने के काम, पकौड़े बनाते हो है ना, खाने में डालते हैं, बहुत सी चीज़ों में होता है। धोने का सोडा, इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में होता है। यह धावन चूर्ण के घटक के रूप में प्रयोग होता है और ये धोने के काम में भी आता है, कपड़े धोने के काम में आता है, ऐसे भी लिख देना। बेकिंग पाउडर के घटक के रूप में इसे बेकरी में प्रयोग किया जाता है। बेकरी के जितने भी सामान बनते हैं ना उसमें यूज होता है। जब पेट में दर्द होता है, पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है ना, तो ये प्रति अम्ल के घटक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, सोडा दिया जाता है ताकि पेट को आराम मिले। अगला क्वेश्चन है प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में दो अंतर लिखिए। गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, पौधे के किसी भाग का पृथ्वी के गुरुत्व की ओर अथवा उसके विपरीत गति की ओर गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। ये देखिए, ये गमला है और यहाँ से ये जड़ें नीचे की ओर जा रही हैं, है ना,
जहाँ पे जमीन मिलेगा उस तरफ वो जाती हैं, पृथ्वी की तरफ वृद्धि करती हैं। और प्रकाश में क्या होता है, पौधे का तना और पत्ती किधर जाता है, जिस तरफ से सूरज मिलेगा ना उस तरफ ही जाएगा। एक बंद कमरे में रखो और जिस तरफ से थोड़ा प्रकाश मिलेगा ना वो उसका मुंह उसी तरफ हो जाएगा। आदि का प्रकाश की गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। ठीक है, चित्र में भी बना के दिखा दिया। अगला क्वेश्चन एक अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +2 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। ठीक है, m बराबर क्या होता है, h'/h। ठीक है, यानी कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी बिंब की ऊंचाई की 2 गुनी होगी, सीधी सी बात है। इसका अर्थ है प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से 2 गुना है। धनात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी है। बस इतना लिखना है, क्योंकि पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव जब भी होगा सीधा होगा और आभासी होगा, माइनस होगा तो उल्टा होगा, प्लस होगा तो सीधा होगा। ठीक, कह रहे गंगा सफाई योजना क्या है, यह किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। देखो, प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, इसके लिए सामाजिक जागरूकता लाना अनिवार्य है। गंगा सफाई योजना इसी दिशा में किया गया एक प्रयत्न है। जीवनदायिनी गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए यह योजना सन 1985 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, और करोड़ों रुपए की यह योजना गंगा जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रारंभ हुई थी। आपने देखा होगा कि घर की गंदगी, ये दुनियादारी मल मूत्र, गंदे गंदे सारा सामान गंगा में बहा जाती है। गंगा इतनी पावन है हमारी, खास तौर पे हम हिंदुओं के लिए कितनी पवित्र है आप जानते हैं, तो इनको साफ रखना हमारा कर्तव्य बनता है। ठीक है, सरकार के साथ साथ हमारा भी कर्तव्य बनता है। अगले प्रश्न में आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहे हैं 2 तत्व ए तथा बी के परमाणु क्रमांक 11 और 17 हैं। आवर्त सारणी में कहाँ होंगे, इनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखिए, कौन सा धातु है और कौन सा धातु ये बताना है। तो सबसे पहले देखो बात करते हैं 11 किसका होता है, सोडियम का 11 होता है, और क्लोरीन का होता है 17। तत्वों के नाम भी पता चल गया आपको। सोडियम प्रथम कक्षा में 8 आता है, 2 आता है, द्वितीय कक्षा में 8 आता है, अधिकतम 1 बचा बाहर। और क्लोरीन का पहली कक्षा में 8, दूसरे में पहली कक्षा में 8, दूसरे में 8 होता है, पहली में 2 होता है। क्या बोल रहा हूँ यार, प्रथम कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में 8। ठीक है, तो 2 और 8 और लास्ट में क्या बचा, 7 बचा, 17 टोटल हो गए। अब देखिए हमें यहाँ पर पहले वाले में क्या बताना है कि आवर्त कितने हैं और समूह कितना है। आवर्त चेक करने का कितने कक्षक हैं, 1 2 3, तो तीसरा आवर्त है। इधर देखो, ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं हम इसकी सोडियम की Na, और इधर हम बात करेंगे क्लोरीन की। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ आवर्त। इस पर मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई है कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले। ठीक है, तो आवर्त इसमें 3 है, समूह पीछे जो होता है वो होता है फर्स्ट, यहाँ ए लिख देना। ठीक है, इसमें आवर्त 1 2 3, समूह पीछे कितना है 7, तो यहाँ आ जाएगा 7, ए लिख देना। सिंपल। इलेक्ट्रॉनिक संरचना आपसे पूछी थी तो यहाँ पर सोडियम Na लिखा और इलेक्ट्रॉनिक कक्षक बना दीजिए। कितने कक्षक है, 3। ठीक है, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में 1। अब दूसरा वाला बनाते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का 17 होता है, ये पहला कक्षक, ये दूसरा कक्षक और ये तीसरा कक्षक। पहले कक्षक में 2, दूसरे में 8, 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरे वाले में 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया। अगर आपसे कोई पूछता भैया संयोजकता बताओ दोनों की, तो क्या बताते, संयोजकता देखो 8 पूरा करने के बाद इसके पास 1 बचा हुआ है, जिसकी संयोजकता 1 है, और इसे 8 पूरे करने के लिए 1 चाहिए, तो इसकी भी संयोजकता कितनी है, 1। ठीक है, कह रहे इन तत्वों में कौन सा धातु और अधातु है। अब धातु के लिए ट्रिक बताता हूँ। धातु के लिए क्या होता है बच्चों, अगर परमाणु विन्यास करने पर बाहरी कक्षा में 1 आए, 2 आए या 3 आए तब धातु होगा, और बाहरी कक्षक में अगर 5 6 7 आए तो वो अधातु होगा। अगर किसी का बाहरी कक्ष पूर्ण है तो वो अक्रिय तत्व होता है, ये भी ध्यान रखिए। जैसे मैं नियॉन का बताता हूँ, नियॉन का 10 होता है
और बाहरी कक्षक में 8 होते हैं पूर्ण है, यानी कि वो अक्रिय तत्व है। किसी तत्व का अगर बाहरी कक्षक पूर्ण होता है तो वो अक्रिय तत्व होता है। तो यानी कि धातु कौन हो जाएगा मेरा, धातु हो जाएगा सोडियम, ठीक है, सोडियम Na। और अधातु क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगी क्लोरीन, बाहरी कक्षक में 7 है क्लोरीन। आराम से हो गया, ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन आया था, ये तो वो करना, ये करना हम करेंगे। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, कोशों में लिखिए। अरे भाई इतना आसान है। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक प्रथम में 2, फिर 8, फिर बचेगा 3, इसका 2 8, फिर बचा 2, इसका 2 8, फिर 7। कोशों में लिखना था, बस हो गया आंसर। इतना आंसर इजी था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया होती है, चित्र द्वारा समझाइए। अब आपको चित्र यहाँ दिख रहा होगा ना, क्योंकि जब मैं पूरा स्लाइड करूँगा तो आपको चित्र दिखेगा नहीं, क्योंकि मेरी मुंडी से ढक जाएगा, है ना। तो देखो देख लिया होगा चित्र आपने। कह रहे पादप के प्रवाह तंत्र के द्वारा प्रकाश स्रोत को दिशा और गति प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। प्रवाह तंत्र का प्रकाश के प्रति धनात्मक अनुवर्तन होता है। यदि किसी पादप को गमले में लगाकर किसी अंधेरे कमरे में रख दें जिसमें प्रकाश किसी खिड़की या दरवाजे की ओर से भीतर आता है, तो कुछ दिन बाद प्रवाह का अग्रभाग स्वयं उस रोशनी की तरफ झुक जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि प्रवाह शीर्ष केवल उसी दिशा में स्रावित होने वाले अधिक ऑक्सीजन के प्रभाव से नष्ट हो जाता है, जबकि विपरीत दिशा की तरफ हार्मोन उपस्थित रहता है और इस कारण प्रवाह प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। सिंपल सी बात है, और ये चित्र बना देना। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। कह रहे 6000 वाट ये शक्ति दे रखा है आपको अनुमत का कोई रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 20 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि 3 रुपये प्रति किलोवाट है। देखो बच्चों, यहाँ एक नोट करने वाली चीज़ है, एक यूनिट बराबर होता है 1 kWh। 1 किलोवाट घंटे में 1 यूनिट कहते हैं, और 1 यूनिट का मूल्य दे रखा है आपको 3 रुपया, ठीक है। आपको ये चीज़ क्या दे रखी है बच्चों, ये आपका शक्ति है P, 8 घंटा, तो ये आपका T दे रखा है, घंटे में ही लेना होता है, और ये दिन दे रखा है। तो ऊर्जा ऊर्जा का सूत्र होता है PT, ठीक है। P के हमको 600 दे रखा है, वाट में है, किलोवाट में बदलना पड़ेगा, ध्यान रखना है। और ये घंटे हैं, ठीक है, और जितना दिन होता है उसमें गुणा कर देना है। शक्ति में घंटा और दिन गुणा कर देना होता है, ठीक है। यहाँ पर आप याद रखिएगा हमेशा ऊर्जा का निकालना, शक्ति गुणा घंटा गुणा दिन। तो ये शक्ति है, ये घंटे और ये दिन है, गुणा कर दिया। ये वाट है, तो मैंने बोला वाट को किलोवाट में बदलना होता है। देखो KW है यहाँ, तो किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग देना होगा। 1020 कटा, ठीक है, और 1 0 से यहाँ से भी काट दिया, तो जब ऊपर गुणा करेंगे 144 kWh आ गया, ठीक है, यानी कि 144 यूनिट आ गई। 1 यूनिट की कीमत 3 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, तो 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 चौके क्या आ जाएगा, 4 3 12 हासिल लगा 1, 4 3 12 और 1 13 हासिल फिर से लगा, 3 1 कम 3 और 1 4, 432 रुपये आंसर आएगा। ये गलत है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर साल आता है। अभी कुछ क्वेश्चन और आएंगे न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसीलिए ये जो मॉडल पेपर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पक्के आएंगे 100%। कह रहे ये क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल आता है। कह रहे संलग्न परिपथ में, और ये सिर्फ उत्तराखंड बोर्ड की ही नहीं, बाकी सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कह रहे परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं नाम दे देता हूँ, ये मैंने इसको R1 बोला, ये मैंने इसको R2 बोला, और इसको R3 बोला। आप चित्र में देख रहे हैं कि जो R2 है और ये जो R3 है एक के नीचे एक है, यानी कि समांतर क्रम में। तो मैं लिखूंगा चूंकि R2 व R3 समांतर क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R' बोल देता हूँ, वो हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3। R2 का मान है 20, R3 का मान भी है 20, दोनों का लॉस ऑफ 20 आ जाएगा। जब नीचे 20 सेम टू सेम, ऊपर पैसे का पैसा जुड़ जाएगा, 2/20, 2 1 कम 2, 2 दाई 20, 1/R' बराबर 1/10, R' कम R', 10 1 कम 10।
अब ये जो चीज़ है इनका यहाँ पे आ जाएगा 10 ओम, तो ये चीज़ और ये चीज़ एक के साथ एक अटैच हो जाएगी, एक के साथ एक जब जुड़ा रहता है तो वो श्रेणी क्रम में आ जाते हैं। आगे क्या लिखोगे, चूंकि R1 व R' श्रेणी क्रम में है, इसीलिए तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R'। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मान रख दीजिए R बराबर R1 का मान कितना है हमारे पास 10, R' का मान भी 10, 10 और 10 20 ओम, तुल्य प्रतिरोध आ गया 20 ओम। ये पहला आंसर आ गया, आपने लिख लिया। देखो परिपथ में कितने वोल्ट का बैटरी लगा पड़ा है, 3 वोल्ट, यानी कि हमें परिपथ का जो V दे रखा है, V बराबर 3 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, नेक्स्ट पार्ट आपको करना है, यहाँ लिख दोगे ओम के नियम से, सेकंड पार्ट में ओम के नियम से, जगह कम है उसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, आपको धारा निकालनी है यानी कि I निकालना है, तो I बराबर क्या होगा V/R। V का मान कितना है 3, R का मान है 20, ठीक है। तो यहीं पे छोड़ देना एम्पियर, 3/20, थोड़ा भाग दे सकते हो तो दे देना, वरना यहीं छोड़ दो तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। हो गया, इतना आसान क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश किसी किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, कारण लिखिए। देखिए श्वेत प्रकाश आई, प्रिज्म से टकराई और 7 रंगों में विभक्त हो गई, बैनी हरा पीला नारंगी लाल, है ना, बैनी पीला लाल। सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों की पट्टी में व्यक्त कर देता है। यह रंग बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी बैग प्रकाश के अवयवी वर्गों के इस बैंड के स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्गों में विभक्त विभाजन को विक्षेपण कहा जाता है, ठीक है, इसलिए इसको ये विभक्त कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, ठीक है। तो जब सूर्य छुपता है या सूरज जब उगता है तो लाल दिखाई देता है। सूर्य उदय के समय सूर्य क्षितिज समझते हैं आप, ये देखो ये क्षितिज होता है और ये ऊर्ध्वाधर होता है ना, क्षितिज। जब उगता है तब भी यहाँ होता है, जब छुपता है तो भी इधर होता है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ मेंशन की गई है कि क्षितिज के पास होता है जहाँ से आने वाले प्रकाश को वायुमंडल की मोटी परतों से होकर गुजरना पड़ता है और अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। नीले तथा कम तरंग प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकर्णित हो जाता है। सिर्फ अधिक तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश जैसे लाल रंग ही हमारी आंख तक पहुंच पाते हैं और इसी कारणवश सूर्य हमें रक्तताप प्रतीत होता है, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, या तो टिंडल प्रभाव क्या है, ठीक है, ये चित्र जरूर बनाना है। देखो जब प्रकाश के किसी कोलाइडी माध्यम होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। आपने देखा वो अंधेरे कमरे में एकदम अंधेरा है और एक जगह से थोड़ा सा उजाला टाइप हो रहा है, थोड़ा सा रोशनी आ रहा है, तो उस रोशनी में देखोगे कई धूल टाइप के कण ऐसे घूमते हुए दिखेंगे आपको। तो वही टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। जब प्रकाश किरण किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। यह प्रभाव छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन द्वारा भी दिखा जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जो मैंने एग्जाम्पल दिया रूम का, वो यहाँ पर आप रख सकते हैं और ये चित्र आप बना सकते हैं। चित्र जरूर बनाना। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? तो नेत्र की समंजन क्षमता वह क्षमता होती है जिसके कारण आंख अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करता है। जैसे मेरे आंखों के सामने ये माइक है, देख पा रहा हूँ, मेरे सामने वो कुर्सी रखी पड़ी उसको भी देख पा रहा हूँ, मैं सूरज चंद्रमा को भी देख पा रहा हूँ। तो जितनी दूरी जिस वस्तु को हम देखते हैं ना, उस वस्तु को देखने के लिए हमारी आंख उस फोकस दूरी को एडजस्ट करती है। तो वही होता है नेत्र की समंजन क्षमता। सामान्य अवस्था में नेत्र की क्षमता डायप्टर की होती है, मतलब
उसका मात्रक डायप्टरम कहाँ होता है? अभी क्वेश्चन भी किया था, एक मानव की आंख के लिए सबसे निकट और दूर की दृष्टि के बीच की दूरी दृष्टिपरास कहलाती है। ठीक है, और स्वस्थ नेत्र की जो निकटतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है, और दूर हमारा क्या होता है? अनंत होता है, दूर बिंदु। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के पारंपरिक संसाधनों के संरक्षण हेतु आप अपने विचार लिखिए। संरक्षण करना है, ठीक है। तो प्राकृतिक संपदा हमारी पूंजी है जिसका लाभकारी कार्यों में सुनियोजित ढंग से उपयोग होना चाहिए। इसके लिए हमें पहले किसी देश या प्रदेश के संसाधनों की जानकारी होनी चाहिए। फिर हमें ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न संसाधन परस्परावलंबी और परस्पर प्रभावोत्पन्न होते हैं। एक का ह्रास हो या नाश हो तो उसका कुप्रभाव पूरे आर्थिक चक्र पर पड़ता है। ठीक है, हमें इनका उपयोग प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। जैसे हमारे ये जो डीजल हैं, पेट्रोल हैं, ये सीमित मात्रा में हैं, एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका हमें बहुत कम उपयोग करना चाहिए और जब ज़रूरत पड़े तभी करना चाहिए। ये नहीं हम ही उपभोग कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को कुछ मिले ही ना। जो संसाधन प्राकृतिक संपदा सीमित है उसे अंधाधुंध समाप्त करना अदूरदर्शिता है। सीमित परिभाग वाली संपदा जैसे कोयला, पेट्रोलियम के विकल्प की खोज करते रहना चाहिए। संसाधनों के संरक्षण के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर पूर्ण सहयोग मिलना आवश्यक है, तभी जाके इसका हम बचत कर पाएंगे। अम्ल वर्षा क्या है? अम्ल वर्षा का एक हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो देखो, जो बारिश होती है उस वर्षा जल का अगर पीएच मान ना 5.6 से कम होता है तो उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, अम्ल वर्षा का वास्तविक अर्थ उस वर्षा, ओला या कोहरा से है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले हुए होते हैं, जिससे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल बनते हैं। किंतु व्यापक दृष्टि से पौधे और इमारतों द्वारा SO2 और NO2 का एब्जॉर्प्शन भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। तो मैंने जो बोला वही लिखना बच्चों। ये भी लिखोगे कि अम्ल वर्षा वह वर्षा है जिसमें वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से जब कम हो जाता है तो उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा में ये सब चीज़ें भी उपस्थित होती हैं, फिर आगे ये लिख दोगे। ठीक है, अम्ल वर्षा में योगदान करने वाले प्रदूषकों में SO2 और NO2 सबसे ज़्यादा होते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण मृदा मतलब खेत, जमीन की अम्लता बढ़ जाती है, जिसका मानव और जलीय जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और कृषि उत्पादकता भी कम हो जाती है। ठीक है, अगर एसिडिटी बढ़ जाएगी खेतों की तो हमें फसल नहीं हो पाएंगी, है ना, उपजाऊपन खत्म कर देता है। खाद्य श्रृंखला क्या है? देखो मेरे टकले के ऊपर ढक जाएगा ना ये, तो ये देख लो आप। खाद्य श्रृंखला एक चीज दूसरे पर जो निर्भर करती है वो खाद्य श्रृंखला बनाती है। खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों की परस्पर भोजन निर्भरता को प्रदर्शित करते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी जीव भोजन के लिए सदैव किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है। भोजन के लिए सभी जीव वनस्पतियों पर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। ठीक है, वनस्पतियां अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाती हैं और इस भोजन क्रम में पहले स्तर पर आती हैं। और शाकाहारी जीव आते हैं जो कि पौधों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। इसीलिए पौधों को उत्पादक और स्वपोषी और जंतुओं को उपभोक्ता की संज्ञा देते हैं। हम भी जंतु में ही आते हैं, हम भी उपभोक्ता हैं। हाइड्रेट कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसे नीला थोथा या तूतिया आमतौर पर बोला जाता है और इसका नाम होता है कॉपर सल्फेट, CuSO4, हाइड्रेट कॉपर सल्फेट कहा जाता है। ठीक है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण कहते हैं। ठीक है, और इसका नाम है सूत्र होता है CaCl2, इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। सोडियम कार्बोनेट से धावन सोडा बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है, इसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो मेरा बन गया धावन Na2CO3। ठीक है, ये बस समीकरण लिखना है, इतना ही लिखना है, ये सब नहीं। केंद्रीमिक अपवर्तन डायलिसिस क्या होती है? जब इंसान की, आपने तो बहुत ही सुना होगा आसपास में, ये एक उपकरण होता है जो नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थों को अपवहन के द्वारा रक्त से अलग करता है। हमें केंद्रीवृक्क की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि बहुत सारे कारक जैसे संक्रमण, चोट, कम रक्त प्रवाह मृक्क की कार्य प्रणाली को कम कर देती है।
इससे शरीर में हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मृत्यु तक हो सकती है। वह प्रक्रिया जिसमें रक्त से छोटे छोटे अणु जैसे पानी, यूरिया, यूरिक अम्ल छनकर अलग किया जाता है, लेकिन बड़े अणु जैसे प्रोटीन छनकर बाहर नहीं आते, अपवहन कहलाता है। ठीक है। पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन क्या होता है? देखो, ये प्लेनेरिया है, ये हाइड्रा है और ये नक्षत्र मछली है। मैं एक एग्जाम्पल समझिए, प्लेनेरिया है, इसके दो टुकड़े हो गए। ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, नीचे का हिस्सा खुद बना लेगा, और ये नीचे वाला हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा खुद बना लेगा। ठीक है। तो ये पुनरुद्भवन है। ये हाइड्रा है, जैसे इसको मैंने काट दिया तो इसके नीचे वाला हिस्सा आगे खुद इसने बना लिया, और इसके ऊपर वाला हिस्सा इसने खुद बना लिया। जैसे नक्षत्र मछली है, इसको मैंने तोड़ दिया ये वाला पार्ट, तो बचा हुआ यहाँ वाला जो पार्ट इसने खुद बना लिया, और ये वाला जो पार्ट है इसने बाकी हिस्सा खुद बना लिया। तो हाइड्रा एवं प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह प्रक्रिया पुनरुद्भवन कहलाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण दीजिए। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। सीधी सी बात है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन। ठीक है। जैसे C+O2 CO2, सिंपल सा एक उदाहरण है। निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। अयस्क, गैंग, खनिज। खनिज क्या होता है? प्रकृति में, भू प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व को हम खनिज कहते हैं। ठीक है। जैसे रेता, चूना, पत्थर, इनमें मिले हुए होते हैं। ठीक है। अयस्क क्या होता है? जिन खनिज से धातु कम खर्चे पर आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे हम अयस्क कहते हैं। और जो अशुद्धियां पाई जाती है अयस्कों में, मिट्टी, रेत, ये सब अशुद्धियों को हम गैंग कहते हैं। सिंपल सी बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल आता है। कह रहे मानव शरीर का चित्र बनाकर उसमें पाए जाने वाली निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथों को दिखाइए। ये चित्र आपको बनाना है। अपटू ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड यहाँ होता है, अपटू ग्रंथि। फिर है पेनक्रीज, अग्नाशय, ये होता है अग्नाशय, पेनक्रीज। फिर पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा कहाँ होता है? ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, ये होते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है। बाकी भी मैंने लिख दिया है यानी, ये आपका थायरस होता है, ये आपका टेस्टिस। ठीक है बच्चों। या फिर एक पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का स्वच्छ चित्र बनाकर उसमें निम्नलिखित को दगाइए। बरा, कोश, वर्तिकाग्र, अंडाशय, ये हर साल आता है, तो बनाने की प्रैक्टिस कर लो, चित्र तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है। आगे आते हैं, आप कैसे प्राप्त करेंगे? केवल समीकरण लिखना है। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल, अगर मुझे एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनाना है तो मैं CH3CH2OH में KMnO4 की प्रेजेंस में और इसका ऑक्सीकरण कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? एथेनॉल, और पानी अलग मिल जाएगा। सिर्फ रिएक्शन याद करनी है, और बोल के रट के याद नहीं होता, लिख लिख के याद करना पड़ेगा। एथेनोइक अम्ल से एस्टर, ये मेरा एथेनोइक अम्ल है CH3COH, इसमें मुझे NaOH मिलाना है तो मुझे एस्टर मिल जाएगा और पानी मेरा अलग हो जाएगा। और अगर एथेनॉल से एथीन बनाना है तो C2H2OH में कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस होगी और उसको मुझे गर्म करना होगा, तो मुझे क्या मिलेगा? एथीन, और पानी मेरा अलग मिल जाएगा। लिख लिख के इसको याद कर लेना। अगला प्रश्न है, DNA प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? स्पष्ट कीजिए। बच्चों मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक देख लीजिएगा, क्वेश्चन वहीं से आएंगे। DNA की प्रतिकृति यह सुनिश्चित करती है कि कोशिका विभाजन के अंत में गठित प्रत्येक बेटी कोशिकाओं को DNA की समान मात्रा प्राप्त होती है। अगर DNA की प्रतिकृति नहीं की जाएगी तो बेटी कोशिकाओं को सभी आवश्यक जीन प्राप्त नहीं होंगे, जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक जानकारी ले जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रोटीन की अनुपस्थिति हो सकती है जो DNA द्वारा एनकोड किया जा सकता है। अगर DNA को दोहरा नहीं जा सकता है, DNA की नकल के परिणाम स्वरूप पुनर्संयोजन हो सकता है जो विकास को बढ़ावा देता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक सामग्री का स्थानांतरण जीवों को समान कार्य करता है, जनसंख्या की स्थिरता बनी रहती है।
अगला क्वेश्चन है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? आपको पता होगा बच्चों, मानव में लिंग निर्धारण के लिए ना हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है। स्त्री और पुरुष में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ सुनना ध्यान से और लिख में लेना। 22 जोड़े गुणसूत्र पुरुष और महिला में समान होते हैं, फर्क सिर्फ एक गुणसूत्र का होता है। एक जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में वो जो गुणसूत्र होता है वो होता है XY और महिला में होता है XX। जब पुरुष का X और महिला का X मिलता है तो XX के द्वारा मादा बनता है, यानी कि लड़की बनती है। और जब पुरुष का Y और महिला का X मिलता है तो लड़का पैदा होता है। बस यही लिखना है। हो सके तो ये चित्र बना देना, बढ़िया हो जाएगा। कह रहे हैं एक बल्ब पर 10 वोल्ट और 500 मिली एम्पियर अंकित है। ज्ञात कीजिए बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब की शक्ति, 5 घंटे चलाने पर बल्ब द्वारा उपयुक्त ऊर्जा। हर साल एग्जाम में आता है। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले प्रतिरोध निकालना है। हमें क्या दिया है पहले हम वो चीज देखते हैं। दिया है, मैंने यहां लिखा, ठीक है। चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स मैंने करा रखे हैं, उसको जरूर देख लेना, ठीक है। एक वन शॉट वीडियो भी बना रखा है, उसको भी जरूर देखना। लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, आपकी बेहतरी के लिए। तो हमें दिया क्या है, बल्ब का प्रतिरोध दे रखा है। प्रतिरोध मतलब R, नहीं प्रतिरोध कहाँ है, 10 वोल्ट दे रखा है ना, V दे रखा है, ये V है तो 10 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। एम्पियर, मिली एम्पियर यानी कि धारा दे रखा I, 500 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में अगर बदलना है तो 10 की घात -3 से गुणा करना होगा। किससे गुणा करना होगा? 10 की घात -3 से। तो ये एम्पियर में बदल गया, ठीक है। 500 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 10 की घात 2 और ये 10 की घात -3। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, 10 की घात -1 बचेगा। -3 में 2 जोड़ोगे तो -1 बचेगा, ठीक है। माइनस नीचे आके हो जाएगा प्लस। आप यहाँ छोड़ सकते हो, 5/10 एम्पियर है, यहीं पर छोड़ दो, या फिर 1/2 कर दो। 5 कम 5 5 में 1/2 एम्पियर। ये मेरे पास आई है। अब हमें पहला पार्ट निकालना है, बल्ब का प्रतिरोध। क्या निकालना है? बल्ब का प्रतिरोध। तो आप जानते हैं ओम के नियम से क्या होता है बच्चों, V बराबर IR, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I, ठीक है ना। तो V क्या है हमारे पास, V हमारे पास दे रखा है 10 और I हमारे पास है 1/2। तो बट्टे का तो ऊपर आ जाएगा गुणे में, तो 10 गुणा 2 यानी कि 20 ओम। R का मान कितना आ गया बच्चों, 20 ओम। पहला आंसर। कोई दिक्कत परेशानी हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। बल्ब की शक्ति ये हमें निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या निकालना है, बल्ब की शक्ति। P बराबर सूत्र होता है VI, ठीक है। V हमारे पास कितने बच्चों, 10 और I हमारे पास कितना है बच्चों, 1/2, 2 पंजे। तो P बराबर आ गया 5 कम 5 वाट, ठीक। कोई दिक्कत? शक्ति के मात्रक क्या होता है, वाट होता है। आराम से हो गया सेकंड पार्ट। अब आ जाओ थर्ड पार्ट में, ठीक है। थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है, थर्ड पार्ट में निकालना है ऊर्जा। ऊर्जा बराबर सूत्र होता है P/I होता है, P/T होता है, सॉरी PT, ठीक है। तो 5 घंटे हैं, शक्ति हमारे पास है 5 वाट। समय हमें MKS पद्धति में होती है, 5 घंटा है आपके पास। 5 घंटे को आपको सेकंड में बदलना है। पहले घंटे को मिनट में बदलेंगे, 60 से गुणा करेंगे। घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करते, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से और गुणा कर दोगे। तो 5 × 25, 25 छंग 150, 150, 25 छंग 150 पीछे से ही है। तो 6 पंजे 30, हासिल लगा 3, 6 कम 6 और 3 9, पीछे से 1 2 3 0, 1 2 3 0 जूल, ठीक है। हिंदी में लिख दो जूल, इतना आ जाएगा उसमें। आराम से बन गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत मोटर चुंबकीय प्रेरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये विद्युत मोटर या फिर विद्युत जनित्र, हर साल एक क्वेश्चन आता है, रट लेना। यहां से एक क्वेश्चन बड़े नंबर में आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है।
अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है बच्चों, वो माइनस में होती है। भले ही दिया नहीं गया है बट पता है हमें अवतल लेंस है तो माइनस में होगी। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। ठीक है, प्रतिबिंब बने, यानी कि हमें v दे रखा है, कितनी दूरी पर इसके द्वारा लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, v हमें माइनस की 15 दे रखा है, तो हमें u निकालना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं और ये हर साल एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। चैप्टर नंबर 10 का जो प्रश्न है ना बच्चों, उदाहरण के कम से कम वो तो कर ही लेना है। और इसकी जो लिंक्स मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, उदाहरण के क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम जितने भी प्रश्न पूछे गए चैप्टर नंबर 10 से न्यूमेरिकल, सब एक वीडियो में करा दिया है। लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, जाके ज़रूर देखना। अगला प्रश्न है, नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली कुल्ल का संबंध किस राज्य से है? तो कुल्ल का संबंध हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्य। ठीक है, ऐसे होता है सिंचाई। तो ये वहाँ नहीं होता है, यार हमारे गांव में भी होता है ऐसा। ठीक है, सिंचाई आपके यहाँ होता है कि नहीं बताना है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले एक रसायन का नाम बताओ। तो उसका नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूर्य कभी खत्म नहीं होने वाला, पवन ऊर्जा ये असीमित स्रोत है, खत्म ही नहीं कर सकते। ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप समाप्य मानते हैं। जीवाश्म ईंधन जो कोयला पेट्रोलियम है, यूरेनियम, थोरियम, ये एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। बांध बनाने के लिए 4 लाभों के बताइए। सिंचाई व्यवस्था, देखो बांध बनाने से क्या होगा, पानी एक जगह इकट्ठा होगा और उस पानी से आसपास के जो खेत होंगे नहर के द्वारा वहां पे सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। मछली पालन किया जाए, तो बांध बनाओगे एक जगह पर पानी इकट्ठा होगा, वहां पर कई तरह के मछली पाल सकते हैं और उसको बाजारों में बेच के हम बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हैं। विद्युत जल परियोजना, जहाँ हमने पानी इकट्ठा किया है नीचे हम टरबाइन लगा देंगे, वो पानी नीचे गिरेगा, टरबाइन घूमेगी, बिजली बनेगी, बिजली बेच के पैसा कमा सकते हैं, है ना। महानगरों में जल आपूर्ति, जहाँ जल की कमी है वो जल वहाँ पर हम भेज सकते हैं। पर्यटन उद्योग, पानी इकट्ठा होगा वहाँ पर लोग बोटिंग कर सकेंगे, मछली पकड़ सकेंगे, है ना, घूम सकेंगे, फोटो खींच सकेंगे, कितनी चीज़ें हो सकती हैं, तो पर्यटन में भी फायदा मिलेगा। तो पूरा मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सिर्फ उत्तराखंड बोर्ड वालों के लिए नहीं, बाकी सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरीके ढेर सारे वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं और अगर विगत वर्षों के प्रश्न पत्र आपको चाहिए विद सोल्यूशन तो कमेंट करें, वो भी मैं बना दूंगा। मैथ पूरा पढ़ा रखा है, वो भी आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को हर जगह शेयर करें और अपना ख्याल रखें। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।